हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी 10th क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए एज वेल एज 12th क्लास के लिए। अगर आप यहाँ पे जो चीजें सीखते हैं वो आपको आगे जाके बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर को आपको बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है, देखना है और इससे आपको अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है बेटा, तो नोट्स बनाने के लिए आपको बोर्ड पे भी ध्यान देना होगा और मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी अच्छी तरीके से सुनना होगा ताकि आप प्रॉपरली अपने नोट्स बना सकें। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप चीजों को नोट्स नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम आपको बाद में फेस करने को आएगी, जब आप चीजें कुछ याद रह जाएंगी, कुछ भूल जाएंगी। ठीक है, तो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देखिए आप। ओके, और अपनी वीडियो जो आपके नोट्स हैं उनको प्रॉपरली बनाइए और फिर जो भी समस्याएं अगर आती हैं तो उसको हम अपने डिस्कशन टाइम पे हम उसको डिस्कस कर लें। ठीक है बेटा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर। बेटा पहले क्या होता था, पहले जब कंपाउंड कम थे तो उनके सोर्स के हिसाब से कंपाउंड के नेम लिख दिए जाते थे। जब कंपाउंड बहुत ज्यादा हो गए तो प्रॉब्लम आने लग गई, तो फिर IUPAC नेमिंग की जरूरत पड़ गई। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड कितने टाइप से किया जा सकता है। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज ट्राइवियल नेम, जो पहले यूज होते थे, अब रिसेंटली यूज होते हैं IUPAC नेम। ठीक है बेटा, कार्बन कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर को लिखने के लिए 2 सिस्टम यूज किया सकते हैं, IUPAC सिस्टम या ट्राइवियल सिस्टम। ठीक है, हम एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं। IUPAC को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ट्राइवियल के बारे में थोड़ा सा जानकारी रख लेते हैं। व्हाट इज ट्राइवियल नेम? बेसिकली आपको सुनना है और उससे नोट्स बनाने हैं बेटा। बेसिकली क्या है, इन ट्राइवियल नेम देयर आर कॉमन नेम्स of the compound. Trivial name are basically common name of the compounds. Okay beta, which are assigned as per the source of the compounds. Compound कहाँ से मिल रहा है उस source के हिसाब से उसका नाम रख दिया जाता था। For example, हमारे पास ग्रीक वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड है हमारे पास फॉर्मिकस। ठीक है, जिसका मतलब होता है आंट। ओके बेटा, तो हमको जो एसिड आंट से मिलता था दैट इज HCOOH, तो हमने इसका ट्राइवियल नेम रख दिया फॉर्मिक एसिड। क्या रख दिया बेटा नाम? फॉर्मिक एसिड। ठीक है बेटा, इसी तरीके से हमारे पास ग्रीक वर्ड होता है एक एसिटम। क्या ग्रीक वर्ड है बेटा? एसिटम। ठीक है, तो एसिटम के नाम से हमने रख दिया CH3COH को का नाम एसिटिक एसिड। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? एसिटम का बेसिकली मतलब होता है विनेगर। ठीक है, तो ग्रीक वर्ड के हिसाब से, सोर्स के हिसाब से पहले नाम रख दिए जाते थे, बट धीरे धीरे क्या हुआ, जब बहुत सारे कंपाउंड और भी डिस्कवर्ड हो गए तो हमें ये पता चला कि एक ही सोर्स से बहुत सारे कंपाउंड मिलते हैं। और जब एक ही सोर्स से बहुत सारे कंपाउंड मिलते हैं तो उस सोर्स के नाम पे सभी के नाम तो रख नहीं सकते, तो वहां पे प्रॉब्लम आने लग गई। तो फिर साइंस जो काउंसिल थी, साइंटिस्ट की जो काउंसिल थी, उन्होंने कुछ बैठ के डिस्कशन किया और एक क्या बेटा बनाया, एक सिस्टम बनाया जिसको बोला गया IUPAC सिस्टम, जिसके कुछ सॉर्ट ऑफ रूल्स थे जिनको फॉलो करके साइंटिफिक वे में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग को लिखा गया। ठीक है बेटा, तो ये था ट्राइवियल नेम। ट्राइवियल नेम आर बेसिकली कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड्स विच इज बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ द कंपाउंड। कहाँ से वो मिल रहा है वहां उसके हिसाब से उनका नाम रख दिया गया, लेकिन इसमें बहुत सारे कंपाउंड के नाम लिखने में प्रॉब्लम आने लग गई, तो फिर हमको नया सिस्टम लेना पड़ा, दैट इज कॉल्ड IUPAC सिस्टम। तो चलो IUPAC सिस्टम के बारे में थोड़ा बात करते हैं। अब हम बात करेंगे, सेकेंड टाइप है
IUPAC नेम। IUPAC नेम क्या है? सबसे पहले बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय IUPAC। IUPAC का फुल फॉर्म है बेटा इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्वेश्चन कोई आपसे पूछ सकता है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC? दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन बनी साइंटिस्ट की और उन्होंने कुछ रूल्स बनाए जिनके हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या मैं बोलूं कार्बन कंपाउंड्स का नाम रखे गए। ठीक है बेटा, इतनी चीज समझ में आ रही है। तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप के सिस्टम होते हैं, ट्राइवियल सिस्टम और IUPAC सिस्टम। ट्राइबल सिस्टम में हम बेसिकली कॉमन नेम यूज करते हैं किसके? कंपाउंड्स के, उनके सोर्स के हिसाब से, कहां से वो हमको मिल रहे हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम आई तो फिर हमने क्या किस सिस्टम पे आ गए? हम IUPAC नेम पे आ गए और इसके लिए हमने कुछ रूल्स पढ़े हैं, कुछ रूल डिसाइड किए हैं। अब हम उनको धीरे धीरे उन रूल्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं IUPAC नेमिंग के लिए हमें क्या क्या सीखना हो पड़ेगा, हमें क्या क्या पता होना चाहिए। तो धीरे धीरे इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, तो आराम से धैर्य के साथ इसको पढ़िए और इस वीडियो लेक्चर से आपको बहुत आसानी से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा IUPAC नेम किसी भी कंपाउंड का हो, वो क्या पैटर्न फॉलो करता है? सबसे पहले लिखे जाते हैं प्रीफिक्स। ठीक है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखे जाते हैं प्रीफिक्स। अब एक से ज्यादा है तो प्रीफिक्सेस भी हो सकता है। उसके बाद लिखा जाता है रूट वर्ड। उसके बाद लिखे जाते हैं प्राइमरी सफिक्स और उसके बाद लिखे जाते हैं सेकेंडरी सफिक्स। बेटा ये किसी भी IUPAC नेम को लिखने के लिए यही पैटर्न फॉलो होगा। आपको पहले प्रीफिक्स लिखने पड़ेंगे, फिर रूट वर्ड लिखेंगे, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे, फिर सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे। अब प्रीफिक्स क्या होता है, रूट वर्ड क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, इनको एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। ये पैटर्न आपको इसी को फॉलो करके फर्दर आप क्या करेंगे? IUPAC नेम लिखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रीफिक्स की, या सबसे पहले चलिए हम बात कर लेते हैं रूट वर्ड की। कहीं कहीं पे रूट वर्ड लिखा होता है, कहीं कहीं पे वर्ड रूट लिखा होता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। रूट वर्ड क्या करता है? इट टेल्स अबाउट the number of carbon atom present in parent chain और मेन चेन। पेरेंट चेन या मेन चेन क्या है? लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। अभी आगे जाके इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रूट वर्ड क्या बताता है? पेरेंट चेन या मेन चेन में मौजूद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में बताता है। आपको केवल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे ध्यान देना है और अदर जो एटम्स है उन पे ध्यान नहीं देना, उनकी काउंटिंग नहीं करनी है। केवल काउंटिंग किसकी करनी है? कार्बन एटम्स की, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो हमको कार्बन पे मेन ध्यान देना है, मेन फोकस किस पे है? कार्बन पे। ठीक है बेटा, चलिए अब रूट वर्ड के लिए कुछ आपको याद करने पड़ेंगे। अगर एक कार्बन है तो उसका नाम दिया गया मैथ। ये रूल्स बनाए गए हैं तो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, 2 कार्बन है तो उसका नाम दिया गया एथ, रूट वर्ड। 3 कार्बन है तो उसका नाम दिया गया प्रोप। 4 कार्बन है तो उसका नाम दिया गया ब्यूट। 5 कार्बन है तो उसका नाम दिया गया पेंट। 6 कार्बन है तो उसका नाम दिया गया हेक्स। 7 कार्बन का नाम दिया गया हेप्ट। 8 कार्बन का नाम दिया गया ऑक्ट। 9 कार्बन का नाम दिया गया नोन।
और 10 कार्बन का नाम दिया गया डेक। ठीक है बेटा। इसके अलावा C11 को बोला गया अनडेक, C12 को बोला गया डूडेक, इसी तरीके से C100 को बोला गया हेक्ट। ठीक है बेटा। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ों के बारे में आपको और जानकारी होगी। तो बेसिकली आपको 10 तक तो पता होने चाहिए, उसके बाद और हायर लेवल पे आपको चीज़ों को और अच्छे तरीके से और नाम थोड़े आपको बता दिए जाएंगे। उसमें कोई याद करने के लिए जैसे आपने नंबर सिस्टम याद किया है वैसे आपको ये भी याद हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमने बात की रूट वर्ड की। रूट वर्ड क्या करता है, ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन दी पेरेंट चेन। पेरेंट चेन क्या होती है, इट इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। आगे जाके हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नाम क्या दिए गए, अगर एक कार्बन है तो उसको रूट वर्ड मैच दिया गया, अगर 2 कार्बन है तो उसको रूट वर्ड एच दिया गया, इसी तरीके से 10 कार्बन है तो उसको रूट वर्ड डेक दिया गया। ठीक है बेटा। जैसे प्रोप है, ये ब्यूट है, इसको बट नहीं पढ़ना है, ये ब्यूट है, ये ऑक्ट है, ये नोन है, ये हेक्ट है, ये हेक्स है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ें तो अच्छा लगता है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमने IUPAC नेमिंग में क्या सीखा, हमने पैटर्न सीखा कि प्रीफिक्स होता है, पहले प्रीफिक्स लिखे जाते हैं, फिर रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है। तो हमने सबसे पहले पढ़ लिया है रूट वर्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे। अब हम बात करते हैं प्रीफिक्सेस की। ठीक है। हम बात करते हैं प्रीफिक्स की। अगर हम प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट द एटम और ग्रुप ऑफ एटम attached in branch of the parent chain। पेरेंट चेन के साइड में जो ब्रांच लगी हैं, जिसको साइड चेन भी बोला जाता है, उनके नाम के बारे में बताता है कौन, प्रीफिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लोरीन एटम लगा है तो उसके लिए लिखा जाता है क्लोरो, अगर फ्लोरीन एटम है तो उसके लिए लिखा जाता है फ्लोरो, अगर ब्रोमीन एटम है तो उसके लिए लिखा जाता है ब्रोमो, और अगर आयोडीन एटम है तो उसके लिए लिखा जाता है आयोडो, और ऐसे ही अगर एक ग्रुप ऑफ एटम NO2 लगा है इसके लिए लिखा जाता है नाइट्रो। ठीक है बेटा। तो प्रीफिक्स में या तो ये हेलोजन एटम्स या ये नाइट्रो ग्रुप लगा होगा, या एक और चीज लगी होती हैं जिनको हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा, एल्काइल ग्रुप्स। ठीक है। एल्काइल ग्रुप का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो सिंगल बॉन्ड फ्री होता है इनका CnH2n+1। अगर हमारे पास एक कार्बन की ब्रांच है तो उसको हम नाम दे, भाई एक कार्बन के लिए हम रूट वर्ड मैथ देते हैं, तो हमने मैथ लिख दिया, और ये ब्रांच में लगी है इसलिए इसको इसका जो सफिक्स है वो आइल लगा दिया, तो मिथाइल बन गया सिंगल बॉन्ड CH3। इसी तरीके से सिंगल बॉन्ड CH2CH3, जिसको आप लोग सिंगल बॉन्ड C2H5 भी कह सकते हैं, इसका नाम क्या हो गया, 2 कार्बन है तो एथ और वो IL ग्रुप। ठीक है। इसी तरीके से CH2CH2CH3, इसको हम सिंगल बॉन्ड C3H7 बोल सकते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपाइल। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ब्रांच में 2 चीजें लगी होंगी, या तो आपके हेलोजन एटम या ये नाइट्रो ग्रुप लगा होगा, या ये कार्बन के एल्काइल ग्रुप लगे होंगे। अगर एक कार्बन की ब्रांच है तो मिथाइल, 2 कार्बन की ब्रांच है तो मिथाइल, 3 कार्बन की ब्रांच है तो प्रोपाइल। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, धीरे 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 करके आपको सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है। फिलहाल जब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक को, तो हमको इतनी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए नॉर्मल नाम लिखने के लिए। किसके बेस पे, IUPAC के बेस पे। ठीक है बेटा। इतनी चीज समझ में आई। प्रीफिक्स क्या बताती है, ब्रांच में
क्या एटम लगा हुआ है उसके बारे में बताते हैं प्रीफिक्स। और कुछ इस तरीके से ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। ऐसे 4 कार्बन का अगर ब्रांच होगी तो उसका ब्यूटाइल हो जाएगा, 5 कार्बन की होगी तो पेंटाइल हो जाएगा। ठीक है, तो वो जैसे जैसे आप चीजें आगे बढ़ेंगे आपको चीजें आसानी से समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है बेटा। अच्छा, अब प्रीफिक्स के बाद हम बात करते हैं, प्रीफिक्स के बाद हम बात करते हैं बेटा प्राइमरी सफिक्स की। किसकी बात करते हैं बेटा? प्राइमरी सफिक्स की। प्राइमरी सफिक्स क्या बताते हैं बेटा? प्राइमरी सफिक्स बताता है इट टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। कार्बन कार्बन एटम के बीच में बनने वाले बॉन्ड के बारे में कौन बताता है? प्राइमरी सफिक्स। अगर कार्बन जो पेरेंट चेन है वहां कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में किसी भी पूरी चेन में किन्हीं 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ गया तो उसके लिए लगाते हैं इन। और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या लगाएंगे बेटा? प्राइमरी सफिक्स आइन। ये चीजें आपको बेटा याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है ना? तो याद रखनी पड़ेंगी तो अच्छी तरीके से इसके नोट्स बना के आप याद करिए उसको। जब तक ये चीजें याद नहीं होंगी तब तक IUPAC नेम आप नहीं लिख सकते। ठीक है बेटा। तो हमने अभी बात की रूट वर्ड की, हमने बात की प्रीफिक्सेस की, हमने बात की प्राइमरी सफिक्स की। ठीक है बेटा। अब सेकेंडरी सफिक्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जब हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो वहां पे हम बात करेंगे। बेसिकली सेकेंडरी सफिक्स में होता क्या है, मैं इसके बारे में आपको बता दूं। मैं फिर से बोलूंगा बेटा, नोट्स अच्छी तरीके से आपको बनाने हैं। मैं चीजों को लिख भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, तो नोट्स अच्छी तरीके से आप बनाएं, इसकी मैं उम्मीद रखता हूँ आपसे। दूसरे आते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स के क्या बताते हैं? इट टेल्स अबाउट द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड। कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसके बारे में बताते हैं कौन? सेकेंडरी सफिक्स। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? भाई सीधी सी बात है ना कि सर आपने बता तो दिया कि फंक्शनल ग्रुप के बारे में, तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? हम इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको यहाँ दे देता हूँ। फंक्शनल ग्रुप आर दी एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which decide the nature of the compound। कंपाउंड का नेचर जो डिसाइड करते हैं वो एटम और ग्रुप ऑफ एटम क्या कहलाते हैं? फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, हमारे पास एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ेंगे, जिसका जो सफिक्स होता है सेकेंडरी सफिक्स वो क्या होता है? और। बेसिकली इसका सफिक्स होता है, इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो OH से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये ऑल है। इसी तरीके से एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जो आपको अभी सीखने हैं और कुछ आगे आने वाली क्लासेस में सीखने हैं। बेटा जो चीजें अभी सीखोगे, अगर ये चीज आएगी तभी आगे जाके आप बढ़ पाओगे। अगर ये चीजें नहीं आएंगी तो आगे वाली चीजें बिल्कुल नहीं आएंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थोड़ी सी प्रॉब्लम यही है, अगर आपको चीजें आएंगी तो पूरी आएंगी, अगर कहीं पे भी कुछ ब्रेक होगा तो वहां से सारी चीजें गायब हो जाएंगी। ठीक है बेटा। तो आज मैंने आपको बिल्कुल बेसिक लेक्चर ये लिया है, जिसमें मैंने बताया है कि किसी भी IUPAC को नेम को लिखते वक्त कौन सा पैटर्न लगाते हैं। देयर इज प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। और फिर मैंने रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स और फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया है।
आपको क्या करना है, आपको इससे प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। मैंने एक पीडीएफ पे आपको शेयर किया था, आप वीडियो लेक्चर को देखिए, उसके बाद पीडीएफ को देखिए और उससे अपने एक प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है, तो जो आपके लिए आगे यूजफुल हो। ओके बेटा, इसके आगे जो भी चीजें होंगी, जो रूल्स हैं, सॉर्ट ऑफ रूल्स हैं, वो नेम कैसे लिखते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे और लेक्चर बाय लेक्चर हम पूरी IUPAC को इसी तरीके से खत्म करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।